ज्योमेट्री क्लास 10th का स्टार्ट किए हैं एक्सरसाइज 6 अर्थात सबसे पहला एक्सरसाइज है। इसमें थेल्स थ्योरम, जिसका दूसरा नाम बताया थे आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। इसका दोनों नाम इसलिए फिर आज भी चर्चा किए क्योंकि अपने आप में ऑब्जेक्टिव। थेल्स प्रमेय को कहा जाता है, याद रखें, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, और आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय को कहा जाता है तो थेल्स प्रमेय। फिर इसका स्टेटमेंट, इसका चर्चा थोड़ा देर बाद फिर होगा, लेकिन यहाँ जो अब काम है, थेल्स का विलोम भी पढ़ा दिए हैं। इसका वीडियो अपलोड हो गया होगा या नहीं होगा तो हो जाएगा। तो इसमें अंतःकोण समद्विभाजक उप प्रमेय लिखे। वैसे ये नया वाला एनसीईआरटी में इसका चर्चा नहीं है, इस पर आधारित सवाल भी कहीं नहीं है एक्सरसाइज में, लेकिन रहना चाहिए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाँ, लेकिन एक बात है कि ऑब्जेक्टिव में इस पर आधारित क्वेश्चन पूछ देता है। इसी 10th क्लास में जो बोर्ड एग्जाम है उसमें ऑब्जेक्टिव में इस पर आधारित प्रश्न पूछता, तो इसीलिए इस थ्योरम को हम आज उठाए हैं, इसका चर्चा कर रहे हैं। इसका प्रूफ का भी थोड़ा बहुत पूरा क्लीन तो नहीं लिखेंगे, लेकिन समझाएंगे कि इसके साबित कैसे किया जाए, यह भी समझें। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका फॉर्मूला के रूप में यह कैसे यूज होगा, इसके विषय में आज बताया जाएगा। इसी में आएगा बाह्य कोण समद्विभाजक उप प्रमेय। दो ठो है, यह इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण। याद रहे, एक्सरसाइज में सबका कोई काम अभी नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए काम है, इसलिए लिखिए। पहले देखिए नाम क्या, अंतःकोण समद्विभाजक उप प्रमेय। मतलब यहाँ त्रिभुज के अंतःकोण, त्रिभुज के अंदर जो कोण होते हैं वह 3 कोण है, उस 3 कोण के समद्विभाजक पर आधारित यह उप प्रमेय। देखिए स्टेटमेंट को सुनिए और याद कर लीजिए ये स्टेटमेंट। त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक, त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को अंतर्विभाजित। अब तो ये कहे तो सुना दिए, लिखा हुआ था, लेकिन समझाते भी है। यहाँ देखिए पिक्चर, अब एक एक लाइन पिक्चर के साथ इस स्टेटमेंट को ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज, जैसे एक त्रिभुज, नाम अपनी मर्जी से जोड़ डालिए, हम फिलहाल ABC नाम। तो त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक, त्रिभुज है तो 3 कोण है, और वैसे भी अंतःकोण का जिक्र है, तो त्रिभुज के एक कोण, यह हुआ एक कोण। ये भी ले सकते हैं आप, ये भी ले सकते हैं, ये हम ले। इस ए का समद्विभाजक, ए का समद्विभाजक AD। तो समद्विभाजक कब होगा, जब इसमें ध्यान दें ये कोण और ये कोण बराबर होगा, तब AD इस कोण का समद्विभाजक का। वैसे भी समद्विभाजक का चर्चा बहुत बार कर चुके हैं। वह किरण या रेखाखंड जो किसी कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है, वह कोण समद्विभाजक। यहाँ AD कोण समद्विभाजक है क्योंकि एंगल A को 2 बराबर भागों में बांट, जितना ये कोण है इतना ये कोण। यहाँ समझो, त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक AD उस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात। तो कौन सा कोण, जिस कोण का समद्विभाजक किया गया है, इस कोण को बनाने वाली भुजा का अनुपात। तो जिस कोण का समद्विभाजक है वह कौन सा कोण का समद्विभाजक है, तो एंगल A। तो एंगल A जो बना हुआ है कौन सा भुजा के द्वारा, तो BA और CA या AC। इन दोनों भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को, अर्थात इस कोण के सामने की भुजा क्या है, BC, इसे भी अंतः समद्विभाजित करता है। अब इसको फिर फ्रेश करते हैं, इसको लिखकर कहने का अर्थ हुआ कि अगर इस त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में एंगल A का समद्विभाजक AD, त्रिभुज ABC में एंगल A का समद्विभाजक AD है, इसलिए क्या होगा, उस कोण को बनाने वाली भुजा के अनुपात में
तो उस कोण को बनाने वाली भुजा का अनुपात क्या हुआ, BA और AC, अर्थात BA/AC, यही ना अनुपात होगा। इसके बराबर होगा उस कोण के सम्मुख भुजा का अनुपात जो होगा वह बराबर, अर्थात इसका भी 2 भाग, BD बाय, ये इसका स्टेटमेंट। कहने का अर्थ हुआ अगर ये दिया है त्रिभुज ABC में एंगल A का समद्विभाजक AD, तो BA/AC बराबर BD/DC होगा। उस कोण का अनुपात, उस कोण को बनाने वाली भुजा का अनुपात लेंगे और उसके सामने की भुजा का जो खंड होगा, ये इसका सर। अब दूसरा, बाह्य कोण समद्विभाजक उपप्रमेय, यहाँ लिख नहीं रहे, खाली इसको समझिए या उसको स्टेटमेंट को बोल दे। बाह्य कोण समद्विभाजक उपप्रमेय का होगा कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजा के अनुपात में सम्मुख भुजा को अंतर विभाजित करें। तो देखिए उसका भी शर्त यहाँ समझाते पिक्चर बना करके। एक त्रिभुज बनाए ABC, अगर ये त्रिभुज ABC बनाए तो इसका बाह्य कोण या बहिष्ठ कोण ये हुआ, तो इस भुजा क्या करेंगे, इसे बढ़ाएंगे और इसका समद्विभाजक खींचेंगे। यह समद्विभाजक यहाँ D पर का, मतलब यहाँ पर ये वाला कोण और ये कोण बराबर, अगर इसका कोई नाम दे दिया जाए तो इसका मतलब हुआ CAD और DAX, ये दोनों कोण बराबर। तो त्रिभुज के एक कोण का बाह्य समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजा के अनुपात में सम्मुख भुजा को अंतर विभाजित करता है। मतलब इस पिक्चर में भी त्रिभुज ABC में भाषा थोड़ा बदलते हैं, बाह्य कोण है इसमें CAX, ये बाह्य कोण। तो त्रिभुज ABC में एंगल CAD बराबर एंगल DAX, मतलब ये कोण अगर बराबर है तो इसलिए क्या होगा, उस कोण को बनाने वाली भुजा के अनुपात में BA/AC बराबर सम्मुख भुजा को अंतर BD/CD, यही शर्त होगा। मतलब शर्त सेम है, अर्थ लैंग्वेज सिर्फ बदला हुआ। तो एक का नाम हुआ अंतर कोण समद्विभाजक उपप्रमेय, एक का नाम हुआ बाह्य कोण समद्विभाजक उपप्रमेय। ये चीज समझा। अगर इसे साबित करने की जरूरत पड़ा, ये कैसे हुआ ये साबित करेंगे, तो इसी में से क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना, इसे पीछे की तरफ बढ़ाना होगा। देखिए, और यहां से क्या करेंगे, इस AD के पैरेलल, इस AD के पैरेलल यहाँ एक लाइन खींचे जो इसके बढ़ाए गए किसी एक भाग पर जाके मिले। तो यहाँ एक चीज मिलाइएगा, देखिए तुरंत सिद्ध हो जाएगा। पूरा लिख करके हम पहले ही बोले गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, ये सब नहीं लिखेंगे, ये सब अपने से लिख के बना के चेक करवा लेंगे। हम साबित यहाँ समझाते हैं या साबित करके रख सकते। ये कोण और ये कोण तो यहाँ बराबर है। हम यहाँ कंस्ट्रक्शन क्या किए कि भुजा यहाँ बिंदु C से CE इस प्रकार खींचा कि DA के पैरेलल है और BA के बढ़ाए गए भाग के बिंदु E पर ले। मतलब कंस्ट्रक्शन हुआ कि बिंदु C से CE पैरेलल DA इस प्रकार खींचा कि भुजा BA के बढ़ाए गए भाग के बिंदु E पर मिलता। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ क्या हुआ कि जब ये और ये समांतर है AD और CE, तो एंगल 2 और एंगल ये जिसका नाम 3 रख, ये बराबर हो गया एकांतर कोण के नियम से।
और जब ये और फिर ये पैरेलल है तो एंगल एक और एंगल यहाँ का 4, ये भी बराबर हुआ। ये कौन सा कोण हुआ? संगत कोण। तो त्रिभुज ACE में, त्रिभुज ACE में एंगल 3 और एंगल 4 बराबर। तो जब इस त्रिभुज में एंगल 3 और 4 बराबर हुआ, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हुआ, तो इसका तात्पर्य साफ है कि भुजा AC और भुजा AE बराबर। जितना AC होगा उतना AE होगा, क्योंकि त्रिभुज के समान कोण के सम्मुख भुजा समान। अगर ये चीज अच्छे से समझ गए तो ये क्लियर है। अब आएंगे क्या? त्रिभुज BCE। इस त्रिभुज BCE में DA पैरेलल CE है, तो कंस्ट्रक्शन में था। और जब पैरेलल का बात आया तो कौन सा प्रमेय का यूज होगा? थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम क्या कहा? BA बाय AE बराबर BD बाय DC। AE किसके बराबर है? AC। तो यहाँ हो गया BA बाय AC बराबर BD बाय DC। सिद्ध हो गया है। और ये बहुत काम का है ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, साबित भी कर दिए। तो इसे सिर्फ क्रमबद्ध या सिस्टमेटिक ढंग में लिख के नहीं किए, लेकिन हर एक पॉइंट, हर एक बात को बता। इसी तरह चाहे तो आप इसे भी प्रूफ कर सकते हैं। तो दोनों को प्रूफ कीजिए, फ्रेश कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कंफर्म कर दें और इसे भूलिएगा नहीं। अभी देखिए, अब ये दोनों चीज फिर दोबारा आप लिखेंगे और स्पष्ट यहाँ आप समझाएंगे भी। जो एक्सरसाइज में हमें आप प्रयोग होगा वो शर्त अब यहाँ लिखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में जाएगा तो दोबारा ये भी लिख दें, लेकिन चित्र के साथ। सब प्रयोग होने वाला शर्त है, सिर्फ यहाँ लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट याद रखें, थेल्स थ्योरम पर आधारित। जैसे यहां लिखे है थेल्स प्रमेय। हमें इस शर्त का इसमें जरूरत है, इसमें प्रयोग होगा इसका। तो यह चित्र के साथ सिर्फ देखिए, त्रिभुज ABC। अगर इसमें एक रेखा D खींचा गया है जो कि BC के समांतर, तो हमें थेल्स प्रमेय के कथन में जो आया था वो, और आज उसमें एक्स्ट्रा भी। यहाँ याद हमें क्या रखना है कि त्रिभुज ABC में अगर DE पैरेलल BC, अगर त्रिभुज ABC में DE पैरेलल DC है, तो हम यह चीज लिख सकते हैं कि इसका AD बाय DB बराबर AE बाय AC। ये शब्द है, यही बात थेल्स थ्योरम में कहा गया था। ये हम प्रयोग करें। प्रयोग कैसे होगा? अगर ये पैरेलल है तो ये हो, ये सत्य, यही इसका फॉर्मूला हुआ या सूत्र। अब यहाँ देखें, इसके अतिरिक्त भी इसमें और भी शर्त आएगा। तो वह शर्त क्या सब आएगा? तो यहाँ लिख, जैसा कि AD बाय AB, और यहाँ लिख सकते हैं AE बाय AC। ये भी इसका अर्थ हुआ, अर्थात इससे यह साबित किया जा सकता है। हम लोग जब यह DE पैरेलल BC होगा तो जरूरत पड़ने पर डायरेक्ट E भी लिख सकते हैं, E भी कहलाएगा, लेकिन थेल्स प्रमेय का ही थेल्स के अनुसार। फिर देखिए, AB बाय DB बराबर AC बाय DC। ये भी लिख सकते हैं। अगर इधर का बड़ा हिस्सा लिए तो उधर का ही बड़ा हिस्सा, नीचे देखिए छोटा छोटा बराबर, ऐसा भी सत्य है। इसको उलट भी सकते हैं, हम इसे चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं।
ए बी बाय ए डी बराबर ए सी बाय ए। जरूरत पड़ने पर ये भी शर्त प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ भी जरूरत पड़ने पर डी बी बाय ए बी बराबर ए सी बाय ए सी भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसे अवश्य याद रखिएगा। ये हुआ फेल सीरीज। एक्सरसाइज में जब प्रयोग करेंगे वो समझा रहे हैं, ध्यान दें। फिर बोल रहे हैं अगर त्रिभुज में यह समांतर होगा तो ये अपने आप बराबर होगा, अर्थात यही सूत्र है, यही फर्क। अब आगे आप फिर यहाँ त्रिभुज बनाए, ए बी सी लिखे, इसमें भी एक लाइन खिंचा हुआ है डी। तो इस चीज को समझने के लिए यहाँ लिख रहे हैं थेल्स प्रमेय के विलोम। थेल्स प्रमेय के विलोम, इसका तात्पर्य चित्र के अनुसार यहाँ देखिए लिखा। इसमें समझेंगे कि यदि त्रिभुज ए बी सी में ए डी बाय डी बी बराबर ए ई बाय ए सी हो, अगर त्रिभुज ए बी सी में ए डी बाय डी बी बराबर ए ई बाय ए सी अगर होगा तो निश्चित है कि इसमें डी ई जो है वह क्या होगा, बी सी के पैरेलल होगा। ये चीज हमें माइंड में सेट कर। अगर हमें पैरेलल साबित करने के लिए बुक में आएगा, एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे तो हमें थेल्स के विलोम का प्रयोग करना होगा, और अगर अनुपातिक भुजा लाना है तो हमें थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना। तो मेरा लक्ष्य बना होना चाहिए कि अगर हमें अनुपातिक सिद्ध करना है तो हमें खोजना होगा कि पैरेलल किधर किधर। अगर हमें पैरेलल दिखाना है, पैरेलल साबित करना है, तो हमें ये ढूंढ के दिखाना पड़ेगा, लाना होगा कि अनुपातिक किधर किधर। यही दो चीज इस एक्सरसाइज का महत्वपूर्ण है और जिस पर पूरा एक्सरसाइज इसका कंप्लीट हो। लेकिन अभी जो पढ़ाए थे उसको एक बार फिर से रिपीट कर देते से नाम दिए थे अंतः कोण सम द्विभाजक प्रमेय। अंतः कोण समद्विभाजक उपप्रमेय, इसका मीनिंग फिर से चित्र के साथ। ए बी सी देखिए यहाँ लैंग्वेज, त्रिभुज ए बी सी में अगर त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी हा या हो। अगर त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी हो तो इसलिए 100% बी ए बाय ए सी बराबर बी डी बाय सी डी होगा। ये पूरी तरह से माइंड में सेट होना चाहिए। यह सवाल कैसे पूछता ऑब्जेक्टिव में, तो यहाँ चार भुजा में जो संबंध दिया, ये कौन समद्विभाजक तो दे ही देगा। इस चार में से 3 शर्त दिया रहेगा और तीसरा कोई पूछ हो सकता है ए सी दिया हो, बी डी दिया हो, सी डी दिया हो, ए बी न दिया, या ए सी न दिया हो, ए बी दिया हो, बी डी दिया हो, सी डी न दिया। ऐसे में कोई एक्स टर्म में 2 पद भी इसमें अज्ञात रह सकता है, ऐसा टाइप का भी इसमें हो सकता है। तो खैर, लेकिन शर्त यही लगेगी। अब दूसरा का नाम है बाय। बाय कोण
समद्विभाजक अप्रमेय। इसका फिगर से समझते हैं। त्रिभुज ABC, तो इस त्रिभुज का ये वाला कोण जो है ये बाह्य कोण हुआ, बहिष्कोण। तो CD को क्या करेंगे, बाहर की तरफ बढ़ाएंगे, तब इस कोण का यहां से समद्विभाजक जाए। तो इसका मतलब हुआ ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर। तो इस पिक्चर में ही देखते हैं, त्रिभुज ABC में एंगल CAD बराबर एंगल DAX अगर है, तो इसलिए उस कोण को बनाने वाली भुजा का अनुपात BA/AC और उसके सम्मुख भुजा यहाँ आ जाएगा BD/CD या DC। ये अच्छे से पूरी तरह से याद रखें। इतना कुछ माइंड में सेट हो तो हम आसानी से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। ये इसका एक्सरसाइज 6.2, जिसमें पहला सवाल जो है इसमें 2 फिगर बना हुआ है और इसमें नाम सब लिखा हुआ है। तो कंडीशन क्या दिया, देखिए DE पैरेलल BC दे दिया है, जिसमें AD दे दिया 1.5, DB दिया है 3, AE दिया है 1, EC ज्ञात करो। EC वाट इस फिगर में वही है, DE पैरेलल BC ये लिखा हुआ है, DE पैरेलल BC AD वाट। इसमें और भी इसे थोड़ा टेढ़ा मेरा सवाल भी हो सकता है, ये एकदम साधारण सवाल। तो देखिए साधारण में भी है क्या, ऑब्जेक्टिव की बात है, तो इसे इस तरह से लिख देंगे। तो गिवन ऑब्जेक्टिव है तब तो डायरेक्ट बट्टे में लिख करके काट दीजिए, आंसर बन जाएगा। जैसा कि देखिए यहाँ क्या AD/DB बराबर AE/EC, EC ज्ञात करना। तो ये क्या है, हाफ, डेढ़ हुआ 1.5, इसका दोगुना 3, इसका मतलब 1 का दोगुना क्या 2 हो गया। इसका आंसर 2 निकल गया। अगर ऑब्जेक्टिव की तरह आंसर ही चुनना है, मल्टीपल चॉइस में सा प्रश्न, तो हो गया, ये बन गया 2। जैसा कि सिर्फ देखिए यहाँ 18 है, यहाँ 54 है, दशमलव में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। रिलेशन देखिए 18 गुना 3 तो 54, या 54 हो गया। तो यह कितना आ जाएगा, 3 से भाग दीजिए इसमें 24, इसका मतलब 2.4। मौखिक निकालना हो, मल्टीपल चॉइस होती 1 सेकेंड में निकाल दिया, आंसर क्लियर कर दिया। आप लोग को भी इतना ही स्पीड वर्किंग करना है अगर मल्टीपल चॉइस का हो तो। और लिख के अगर बनाएंगे तो देखिए कैसे लिखते। चित्र 1 है तो इसमें 1 नंबर दिया, गिवन सबसे पहले गिवन के अनुसार तो यहाँ लिख दिए DE पैरेलल BC। सबसे पहले इसी को लिखे, और क्या सब दिया है, AD दिया हुआ है 1.5, फिर और क्या दिया है, AE दिया हुआ है 1, और क्या दिया है, DB दिया हुआ है 3, और नहीं। तो ज्ञात क्या करना है, तो ऐसे लिख दिए 2.5। क्या है इसमें, EC। तो सॉल्व, तो यहां लिखे सबसे पहला वही त्रिभुज ABC में यही DE पैरेलल BC। तो अभी तुरंत समझाए कि ऐसा होता है, तो यहाँ क्या होगा, थेल्स प्रमेय का प्रयोग, इसलिए क्या आ जाएगा, AD/DB बराबर AE/EC। यहाँ लिख देंगे थेल्स थ्योरम। AD की जगह क्या लिखा जाएगा, 1.5, DB की जगह क्या लिख देंगे, 3,
ए की जगह क्या लिख दे, एक इसी ज्ञात कर। दशमलव हटाइए, दशमलव यहाँ से हटेगा तो क्या आ जाएगा, तो 15 से काट दीजिए तो क्या बचा इससे, 1/2 बराबर 1/इसी, इसलिए इसी कितना हो गया, बस कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह चित्र 2 में दूसरे के अनुसार यहाँ भी लिख देंगे, गिवन। तो इसमें भी सबसे पहले डी पैरेलल बीसी दिया हुआ है, तो इसी को प्राथमिकता दे के इसी को लिखे। फिर क्या दिया हुआ है, ए दिया 1.5 लिखे। फिर इसी लिखे 5.4। फिर डी भी दिया हुआ है 7.2 और ज्ञात करने का था इसमें ए डी, यहाँ लिख दिए 2.5 ए डी। सॉल्यूशन तो सबसे पहला प्रयोग थेल्स के अनुसार तो लिखावट, त्रिभुज ए बी सी में डी पैरेलल बी सी, इसलिए ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई सी, क्या लिख देंगे, बाय थेल्स थ्योरम। मान बैठा दीजिए, ए डी का माप नहीं है, ए डी डी बी का माप 7.2 लिख दिए, ए का मान 1.8, इसका आ गया 5. तो यहाँ आ गया ए डी बाय 7.2, इसे काट दीजिए, दिया गया 1/3, इसलिए ए डी बराबर 7.2/3, इसे भी काट दीजिए 2.4, या ए डी भी ज्ञात। ठीक है, देखिए आगे, देखिए इसे प्रश्न 2 में दिया हुआ कुछ भुजाओं का जो है माप दिया हुआ है, अब त्रिभुज दिया हुआ पी क्यू आर। इसे पूछा जा रहा है कि इस कंडीशन के अनुसार, जैसे 1 में 2 में 3, क्या ई एफ क्यू आर के पैरेलल है या नहीं। ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव की बात ही हुआ, दिखाना भी नहीं है, गिवन में नहीं भी लिखेंगे तब भी काम होगा, सिर्फ रफ करके इसे समझा दिया जाता है। तो देखिए 2 नंबर का प्रश्न, सबसे पहले यहाँ एक पिक्चर बनाए, पी क्यू आर, इसमें क्या है, ई एफ, एक लाइन यहाँ खींचे, ई एफ। देखिए इसमें पीई दिया हुआ है यहाँ 3/9, तो यह पीई हुआ 3.9, तो यहाँ पीई बाय, इसके बाद क्या है, ई क्यू इसमें कितना दिया हुआ है, 3, तो इसका माप हुआ 3.9, अब बाय क्या आ जाएगा, 3, तो दशमलव यहाँ से हटा दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, 30, काट दीजिए, इसका वैल्यू आया 13/10। अब हमें इसमें पी एफ का भी माप दिया हुआ ही है, तो यहाँ पी एफ बाय एफ आर की जरूरत है। तो देखिए पी एफ कितना दिया हुआ है, 3.6, और एफ आर कितना है, 2.4। तो दशमलव हटा भी सकते हैं, मान के चलिए हट गया, काट दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, 3, यह हो जाएगा, इसका वैल्यू आया 3/2। तो इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट, दोनों के रिजल्ट को अच्छे से देखिए, और इस रिजल्ट के बाद जो नया रिजल्ट आएगा, इससे क्या पता चलेगा कि पीई बाय ई क्यू नॉट इक्वल पी एफ बाय एफ आर। इसका मतलब साफ क्लियर है कि ऐसे 1 नंबर के प्रश्न के कंडीशन में या ई एफ क्यू आर के पैरेलल समांतर
नहीं है। अगर बराबर होता तब समांतर होता। तो यही हुआ एक ऑब्जेक्टिव की भांति इसे समझना। तो इसे समझा कैसे जाता है वह तरीका को बता दिए। के लिए देखिए पिक्चर कायर बदलेंगे तो यस या नो में जवाब देना है तो समझना है। इसमें देखिए पीई, तो पीई यहाँ हुआ 4। इसके बाद क्या दिया है क्यूई, तो क्यूई इसमें भी वही पार्ट सभी दिया है तो यहाँ भी ज्ञात ही कर लेते हैं डायरेक्ट। तो पीयू पीई अब आए क्यूई, तो पीई का माप कितना है 4, क्यूई का माप कितना है 4.5। यही भुजा ही भुजा ना, सिर्फ उलट दिया नाम, ई क्यू लिखना चाहिए तो क्यूई बात बराबर। यहाँ भी डेसिमल हटाइए तो यहाँ क्या आ जाएगा 40, 0 पर इसे भी काट दीजिए तो 8 बट्टा क्या आएगा 9। फिर उधर देखिए पी एफ और आर, ये भी सेटिंग की है तो यहाँ फिर लिखेंगे पी एफ बाय, इस बार क्या लिख देंगे आर एफ। तो पी एफ का माप देखिए उसमें कितना है 8 और इसका कितना है 9। तो इन दोनों कंडीशन में क्या आ गया बराबर आ गया ना। तो यहाँ से जो हमें निष्कर्ष बना वह निष्कर्ष बना पीई बाय क्यूई बराबर पी एफ बाय आर एफ। तो चूंकि इस त्रिभुज में समानुपाती भुजा ज्ञात हुआ तो इसका मतलब हुआ कि 2 नंबर कंडीशन के लिए क्या हो गया ई एफ पैरेलल, यहाँ लिख भी दीजिए यस ई एफ पैरेलल पी क्यू क्यू आर। क्लियर। इसी तरह अगर 3 नंबर में देखिए तो 3 नंबर में क्या दिया है पी क्यू, ये पूरा का माप ठीक, पी आर ये भी देखिए पूरा का माप है। अब पीई पी इसका माप है और पी एफ देखिए ऐसे बड़ा वाला भुजा घटा करके भी हम चाहे तो यहाँ ई क्यू निकाल सकते हैं इसे घटा करके। लेकिन अभी जो थे से पढ़ाए थे तो सब टाइप का रिलेशन बताए, तो यहाँ कोई झंझट नहीं है, बिना घटाए भी यहाँ चेक कर लेंगे। कैसे कैसे चेक करेंगे तो देखिए 3 नंबर में टेस्ट कर, यहाँ है पी क्यू, तो ठीक है पूरा भुजा हुआ पी क्यू। अब हमें क्या चाहिए इसका छोटा हिस्सा पीई, तो पीई नीचे ही रख देते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पी ऊपर भी रख सकते हैं, पी बाय पी क्यू भी लिख सकते हैं या पी क्यू बाय पी। तो पी क्यू यहाँ देखिए कितना है 1.28 और पी कितना है 0.18। दशमलव पूरा तरह से हटा दीजिए तो दशमलव हट जाएगा, 2 अंक यहाँ भी 2 अंक यहाँ भी। अब इसे काट दीजिए, ये 2 से कट जाएगा, ये 9 और ये भी 2 से काट दीजिए तो यह आ गया 64/9। इसी तरह फिर यहाँ ज्ञात कीजिए। अब यहाँ जब बड़ा भुजा लिए पी क्यू तो इस साइड क्या आना चाहिए पी आर। यहाँ पी ऊपर वाला था तो यहाँ भी क्या आना चाहिए पी आर। तो पी आर कितना दिया हुआ है 2.56। अब पी एफ 0.3। इसका भी रिजल्ट कितना आया 64/9 है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ ये कंडीशन को पूरा किया पी क्यू बाय पी बराबर पी आर बाय पी एफ। इसलिए साफ साफ क्लियर हो गया कि तीसरी अवस्था में जो है यहाँ भी होगा हाँ ई एफ पैरेलल क्यू आर है। इस तरह से समझना। अगर इससे इच्छा हो कि ना हम इसी से चेक करेंगे पी बाय ई क्यू और पी एफ बाय एफ आर तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि पी क्यू देखिए 1.28 दिया हुआ है तो पी क्यू यहाँ से यहाँ तक हुआ। अब इसमें पीई दे दिया है 0.1, पीई दिया है 0.
तो इस पूरा माप से 0.18 को घटा देंगे तो हमें क्या निकल जाए EQ। तो ये होता है कि मेरा ही टाइम बर्बाद होता, बनाने में टाइम मेरा ही बर्बाद होता और कुछ नहीं है। ऐसे चेक किए तो हमें घटाने में जो टाइम बर्बाद होता वो टाइम बचत हो गया। अच्छा यही है, बेस्ट भी यही है। इसलिए और साथ ही साथ शब्द दूसरा लगाए तो ये भी कॉन्फिडेंस बनेगा कि हाँ थेल्स में एक तो जो ओरिजिनल इसका रूल है वो तो है ही, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है वह भी इसमें लिखते हैं। देखिए यहाँ 3 नंबर का प्रश्न है। इसे तो यहाँ पिक्चर इसे बना हुआ ही है, इसमें समझाया जा सकता है। तो पिक्चर दोबारा यहाँ अगर बनावे या यहाँ बना हुआ बात बराबर है या बना ही देते। देखिए प्रश्न 3 में क्या कहा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए गिवन या पिक्चर बनाएंगे। तो यहाँ एक लाइन ऐसे खींचे, इसे थोड़ा इधर तिरछा दिया हुआ है, यहाँ भी तिरछा दिया हुआ है कर दी। एक लाइन इधर से मिलाया हुआ, फिर ये लाइन इधर से मिलाया। इसका नाम A है, B है, C है, D। लेकिन इसमें क्या है कि इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन खींचा हुआ, इसका नाम है ML, फिर LN, या इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल LN। इतना इस पिक्चर में देखिए वही चीज ऊपर लिखा हुआ। तो यहाँ लिखेंगे कि देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। यह एक बार पूछा भी गया, बहुत आसान क्वेश्चन। तो गिवन में सबसे क्या दिया हुआ पहले LM पैरेलल CB, ये दिया हुआ देख लीजिए अच्छे से लिखा हुआ LN पैरेलल CD दिया। तो साबित क्या करने का, तो टू प्रूव, साबित क्या करना है AM बाय AB इक्वल AN बाय AD। हमें ये साबित करके दिखाना है AM बाय AB। देख लीजिए पहले ही मस्तिष्क में फिट कीजिए AM बाय AB, छोटा बड़ा रिलेशन, फिर AN छोटा AD, ये साबित करना। देखिए इसका साबित करते हैं तो यहाँ लिखेंगे। तो अनुपात न लाना है जी, अनुपातिक भुजा लाना। तब ये पता चला कि इसमें कौन सा प्रमेय, थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल होगा। तो थेल्स प्रमेय के लिए समांतर, तो समांतर तो यहाँ दिया हुआ है। तो पहला शर्त ये ढूंढते हैं, यही शर्त का इस्तेमाल करें। LM पैरेलल CB, LM पैरेलल CB, ये कौन सा ट्रायंगल में है ढूंढिए। ट्रायंगल ABC, इसमें दिया हुआ है LM पैरेलल CB है गिवन। इस कारण से हो सकता है कई 4-5 पॉइंट अभी लिखा है, जैसा कि AM बाय MB बराबर AL बाय LC, AB बट्टा AM, AC बट्टा AL, ETC और भी हो सकता है। लेकिन यहाँ ढूंढ करके एक सही और परफेक्ट लिखेंगे जो हमें कम, ऐसा नहीं जो मन वही लिख दे, होता ढेर अलग बात। जरूरत जो है वो लिखेंगे। तो देखिए जरूरत कैसे पूरा, AM बाय जरूरत है AB। अब क्या जरूरत है इधर AL, AM है तो AL ही होगा, अवश्य होगा। और इधर AB हुआ तो इधर क्या होगा, AC होगा। थेल्स थ्योरम, इसे फर्स्ट कर। क्लियर पूरी तरह से, दिक्कत हो तो क्वेश्चन। फिर अब देखिए, अब यहाँ देखिए ये सर फिर और समांतर का जिक्र किया हुआ।
अब ये ढूंढिए किस ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल ACD में, इस ट्रायंगल ACD में LN पैरेलल CD, जब LN पैरेलल CD, अभी तो थेल्स पड़े थे। अगर ऐसे दिख रहा है कि तो इधर वाला को मिटा दो, सीधे हटा दो वहां से। LN पैरेलल CD, कितना पर नजर रखना है इस ट्रायंगल में, इधर भूल जाइए कुछ था भी, तो इधर भी क्या आ जाएगा AN, और किसका अनुपात लिखना होगा AD। तो अगर इधर AN लिए छोटा, इधर क्या लेना होगा AN, और इधर बड़ा लिए थे तो इधर भी क्या लेना होगा, यहाँ भी लिखे बाय थेल्स थ्योरम। ये हुआ सेकेंड, दोनों की वेन खत्म, दोनों निष्कर्ष की। अब इन दोनों निष्कर्ष से फिर नया निष्कर्ष निकल, ये निष्कर्ष आया कि यहाँ एक, इन दोनों के RHS को देखिए, अच्छी तरह से देखिए RHS क्या है, दोनों में सेम है, तो इसका मतलब हुआ दोनों का LHS भी क्या होगा, सेम होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से AM बाय AB इक्वल AN बाय AD, और इस प्रकार यह प्रूव्ड हुआ। तो देखें एक्सरसाइज पढ़ने में कितना इंटरेस्ट आया और कितना आसान है। इसलिए ज्यामिति से जो भयभीत है, जिसका माइंड में बैठा हुआ है कि बहुत हार्ड है, टफ है, नहीं समझ में आएगा, वो अपना माइंड से उस भय को सदा के लिए हटा लीजिए, तो ज्यामिति अवश्य समझ में आएगा। ये टफ नहीं होता है, आसान है, बशर्ते समझने की जरूरत है, गौर से देखना होगा, समझना।